हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सॉन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ेंगे और उनके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए, ये सीडीपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीडीपी में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो अगर हमें ये सिद्धांत मालूम होते हैं तो हम इस चीज़ों को अच्छे से आंसर दे सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सी टेट के लिए, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि अब इस बार जो भी सी टेट के एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन होंगे, और इसकी डेट भी डिसाइड हो चुकी है। दैट इज़ 20 अगस्त। एक ही दिन पूरे देश में पेपर होने वाले हैं। ये सारी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल चुकी होगी। तो बढ़ते हैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। तो इसमें ये बताया गया, देखिए नाम से समझ में आ रहा है कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब होता है कि किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एक ना रुकने वाला प्रोसेस है। मतलब बच्चे में डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है, माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक किसी न किसी प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ होता ही रहता है। अब ये यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब किसी पर्टिकुलर फिजिकल या मेंटल की बात नहीं हो रही है। हर एक तरीके का विकास, यानी वो सामाजिक विकास भी हो सकता है, या फिर वो शारीरिक विकास हो सकता है, या फिर वो मानसिक विकास हो सकता है। तो कोई भी इनमें से विकास हो सकता है। तो निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि बच्चे का जो विकास है वो गर्भ से लेकर मृत्यु तक हमेशा चलता रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पे। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें बताया गया है जो डेवलपमेंट होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। यानी अगर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लिया कि रमेश और सुरेश, ये दोनों लोग ट्विंस हैं, मतलब एक साथ मान लिया ये अलग अलग कह सकते हैं कि इनके पेरेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो बर्थ टाइम है वो सेम है। तो ये हो सकता है कि रमेश का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से हो, सुरेश का अच्छे से ना हो, या फिर सुरेश का अच्छे से हो, रमेश का अच्छे से ना हो। कुल मिला के हर पर्सन का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है, उनमें कुछ डिफरेंस भी होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, किन्हीं भी दो बच्चों का डेवलपमेंट बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न का मतलब जो भी डेवलपमेंट का पैटर्न होगा, ठीक है, डेवलपमेंट का जो पैटर्न होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बच्चे में डेवलपमेंट किसी चीज़ का पहले हो और उस दूसरे बच्चे में किसी चीज़ का बाद में हो। एग्जाम्पल के लिए ये हो सकता है कि जो अभी जैसे बताया गया है कि जो पर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो जरूर हो सकता है, लेकिन एक जो ऑर्डर है डेवलपमेंट का वो ऑर्डर नहीं बदलता है। ठीक है, मतलब भले उनके जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसकी स्पीड एक जैसी ना हो, लेकिन उनका जो ऑर्डर होगा वो एक ही जैसा होगा। जैसे कि जितने भी ह्यूमंस हैं उसमें जो जितने भी बच्चे हैं उनकी जो वृद्धि यानी डेवलपमेंट जो होता है वो हेड से शुरू होता है। वो कहाँ से शुरू होता है? हेड से प्रारंभ होता है और आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की दर। देखिए ये जो है ये सब में सेम नहीं रहती है और हर एक उम्र में भी एक जैसी नहीं रहती है। मतलब कहने का ये है कि हो सकता है कि कोई बालक जिसका पहले ग्रोथ काफ़ी स्लो रहा हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट फास्ट हो जाए, यानी चीज़ों को वो अच्छी तरीके से समझने लगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से फिजिकली या मेंटली कर पाए। तो ये चीज़ जो है ये एज टू एज बदलती रहती है। मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें कोई ये नहीं है कि अगर किसी के डेवलपमेंट का जो है स्लो है तो वो कभी फास्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ने जो है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास। मतलब ये कि जैसे कोई बच्चा है तो वो हाथों से कुछ चीज को पकड़ने से पहले इधर उधर हाथ मारने की और फांद फैलाने की चेष्टा करता है। यानी पहले सामान्य था,
यानी वो अपने हाथ पैर मार रहा था। फिर वो क्या करता है, किसी भी वस्तु को पकड़ने लगता है, यानी पहले पकड़ने की कोशिश करता है, बाद में वो पकड़ने लगता है। तो इस तरीके से वो जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत पर, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति की फिजिकल कंडीशन, ठीक है, यानी शारीरिक अवस्था अगर सही नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि फिजिकल रिलेशन कंडीशन और मेंटल कंडीशन एक दूसरे से इंटर रिलेट है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कोई बालक बीमार है तो उसमें जो मानसिक जो उसकी स्थिति है वो भी उतनी अच्छी नहीं होगी। और यहाँ तक कि केवल इसी कंडीशन की बात ना करें, अगर हम यहाँ पे हम सोशल की बात करें तो सोशल रिलेशन भी उसका खराब हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि शारीरिक विकास की दृष्टि से जो पिछड़े बालक मतलब जिनमें विकास थोड़ा धीमा हुआ है या कम हुआ है, तो वे सामाजिक बौद्धिक हर तरीके से ही पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। मतलब पहले देखिए, जो बच्चा होता है जब बहुत ही छोटा होता है, लाइक मान सकते हैं आप 2 to 3 मंथ, तो उस केस में वो क्या करता है, वो पूरी बॉडी को मूव करता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि केवल पैर या केवल हाथ को मूव करे, वो पूरी बॉडी को मूव करता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो केवल हाथ भी मूव कर सकता है, केवल पैर भी मूव कर सकता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं को वो प्रयोग करना में लाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो है विकास रेखीय ना होकर के वर्तुलाकार होता है। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट पहले तेजी से होता है, उसके बाद फिर धीमा पड़ जाता है और फिर तेजी से होता है। मतलब ऐसे समझिए कि आप अगर 2 महीने से लेकर के आप 3 साल तक जाएंगे, 3 इयर्स तक जाएंगे, तो वहां पे डेवलपमेंट तेजी से होता है, फिर बीच में स्लो हो जाता है, उसके बाद फिर जैसे ही वो एडल्टहुड में पहुंचता है या मान लीजिए 15+ पहुंचता है, तो फिर उसका विकास तेजी से होने लगता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पर जो विकास की गति है वो भी एक जैसी नहीं होती है जब तक वो स्थायी नहीं हो जाता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इनमें से सबसे पहला है हेरिडिटी फैक्टर। सबसे पहला है हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर का मतलब ये हुआ वंशानुगत। यानी ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी के माता पिता मतलब ऐसे मान लीजिए कि जैसे अफ्रीकन करें या किसी भी कंट्री का करें, तो जहाँ जिसके माता पिता जैसे होते हैं उसके जो बच्चे हैं वो भी मोस्टली वैसे ही होंगे, उनके आनुवंशिक गुण उसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, सबसे पहला तो हेरिडिटी फैक्टर है। अब इसमें एक क्वेश्चन इस बार सीटेट में पूछा भी गया था कि मोहन जो है, मोहन के माता पिता जो है वो एक स्पोर्ट्स के अच्छे खिलाड़ी हैं, और मोहन जो है वो भी स्पोर्ट में अच्छा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, मोहन के चूंकि पेरेंट्स भी एक स्पोर्ट पर्सन थे और मोहन को भी स्पोर्ट खेलने में अच्छा है, तो ये कहीं ना कहीं एक हेरिडिटी फैक्टर यानी वंशानुगत हो सकता है। तो डेवलपमेंट को अफेक्ट करने के लिए हेरिडिटी तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, साथ में एनवायरनमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है। साथ में एनवायरनमेंट यानी हमारा आसपास का वातावरण भी इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद शारीरिक कार्य फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी अगर मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से कमजोर है तो वो स्पोर्ट में उतना अच्छा प्लेयर नहीं होगा, मेंटली वीक है तो वो पढ़ने लिखने में उतना अच्छा नहीं होगा। तो शारीरिक कारण यानी फिजिकल फैक्टर भी इसको डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद इमोशनल फैक्टर्स भी हैं जो
डेवलपमेंट पर अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा हमेशा क्रोधित रहता है या भयभीत रहता है तो कहीं ना कहीं वो चीजों को अच्छे से नहीं सीख पाएगा। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेज का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अगर अच्छी नहीं होगी तो भी हम काफ़ी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। जैसे मान लिया कोई बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है, उसके अंदर डॉक्टर बनने की सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन डॉक्टर पढ़ने के लिए जो नीट एग्ज़ाम है और उसके बाद जो उसकी फीस है उसको वो पे नहीं कर सकता, यानी उसका डेवलपमेंट यहाँ पर रुक गया है। तो इस तरीके से कई सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। जैसे विकास मानव का प्रगतिशील परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो ये है ड्रेवर का। बालक जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है उसके लिए जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। देखिए, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए टीचर को चाहिए कि उसका व्यवहार कैसा है, इस चीज की जानकारी टीचर को जरूर होनी चाहिए। अगला है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है चाइल्ड की, ना कि बॉय की। तो CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जो साइकोलॉजी है उसमें हमें जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं यानी 1 to 5th के जो टीचर हैं उनको इस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन जैसे है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किसका है? मानव व्यवहार का। किसका है? मानव व्यवहार का। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? तो देखिए, ये आर्थिक शिक्षा के आर्थिक प्रगति में सहायक होता है, इस चीज को हम बाल मनोविज्ञान में नहीं रख सकते। बाकी देखिए, बाल मनोविज्ञान में हम बालक के भविष्य के बारे में भी एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यानी बच्चों के व्यवहार से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये भविष्य में क्या बन सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा जो स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि भविष्य में जाके इस खेल में अच्छा नाम करेगा। उसके बाद बालक के व्यक्तित्व को के विकास को भी समझने में आसानी होती है, बालक को निर्देश करने में हमें सहायता मिलती है। अगर हम उसका जो व्यवहार है, बिहेवियर अगर हम उसको पहचान जाते हैं तो हम उसके उसके उसको डायरेक्ट करने में भी हेल्प कर सकते हैं कि बेटा तुम्हें ये करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि बालक पहले पूरे हाथ फिर उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो देखिए, ये चीज मैंने अभी बताया था कि एकीकरण के सिद्धांत में क्या होता है। एकीकरण के सिद्धांत में यही होता है कि पहले वो हाथ फिर उंगलियों और फिर हाथ उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अगला है यहाँ पे मानव विकास का कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, अभी बताया गया था कि जो मानव का विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये कह सकता है कि शारीरिक दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, ये जो है वो एकीकरण का सिद्धांत कहता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब अगर आपकी फिजिकल कंडीशन सही नहीं है तो हो सकता है आपकी मेंटल कंडीशन भी सही ना हो, आपकी सोशल कंडीशन भी से अच्छी ना हो, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी ना हो। निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होगा? शारीरिक रूप से दिव्यांग, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न। तो इसका यही आंसर होगा, जो सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न होगा उसका विकास अधिक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक यानी शरीर में कुछ कमी है, और शरीर में अगर कुछ कमी है यानी अगर फिजिकली वो फिट नहीं है तो जो हो सकता है यानी एकीकरण सिद्धांत के हिसाब से वो किसी दूसरी चीज में भी पीछे रह जाए। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि बुद्धि को निम्नलिखित में से बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? तो देखिए, विकास को बुद्धि भी प्रभावित करता है, शारीरिक कारण भी प्रभावित करते हैं और आनुवंशिक कारण भी प्रभावित करते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।